जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विधर्म पर। दोस्तों हम लोग का बीपीएससी पीवाई की सीरीज दोस्त चल रहा है, जिसमें हम लोग इतिहास के सेक्शन को दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास कर चुके थे और आज दोस्तों हम लोग करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। जी हाँ, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जितने भी दोस्तों आपके 69 बीपीएससी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, इससे संबंधित दोस्तों कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न उठाए हैं, उस सभी चीज़ों को देखेंगे। और इसका दोस्तों जो भी डिस्क्रिप्शन होगा दोस्तों, उससे संबंधित कोई जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा उसको दोस्तों हम बताएंगे आज, ऐसा नहीं कि नहीं। और इसका पीडीएफ भी दोस्तों आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको पीडीएफ दोस्तों मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ये सिर्फ बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए भी है दोस्तों जो अपना जीएस की तैयारी कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बीपीएससी की तैयारी करें, दरोगा की तैयारी करें, क्योंकि जीएस आपको सब में सेम ही पढ़ना है। अगर आप ये क्लास कर भी दे लीजिएगा तो आपको दोस्तों कम से कम कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा, कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाएगा। और बीपीएससी की रही बात तो दोस्तों आपको पीवाईक्यू करना अति आवश्यक होता है। उससे आपको एक रास्ता साफ मिल जाता है, मतलब कि आपको पता चल जाता है कि हाँ कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कहाँ कहाँ तक प्रश्न पूछ सकता है, कौन से सेक्शन को छोड़ना है, कौन से सेक्शन से प्रश्न उठ रहा है, तो सारे चीज़ें दोस्तों पीवाईक्यू से पता कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास जो हमारा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का मेडिएवल इंडिया का। दोस्तों देखते हैं पीवाईक्यू। इससे पहले दोस्तों बता देना चाहते हैं कि आज 1 अगस्त है। 1 अगस्त से दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जीएस से प्रारंभ जीएस विधर्म दोस्तों टेलीग्राम नाम का चैनल है, वहाँ पर दोस्तों एक नया सीरीज शुरू किया जा रहा है। सीरीज मतलब कि दोस्तों आपको सिलेबस अगर कवर नहीं है, अगर सिलेबस कवर भी है दोस्तों तो आप उस चैनल पर जुड़िए। आपको डेली दोस्तों टारगेट दिया जाएगा और सब्जेक्ट वाइज दोस्तों हर एक टॉपिक में, मतलब कि जितने सब्जेक्ट है तो हम बात किए हैं, अभी पॉलिटी का उठाए हैं, तो पॉलिटी का दोस्तों जितने भी आपके 22 भाग है संविधान के, उस जितने भी उनसे संबंधित हो या उससे दोस्तों अलग है कोई पॉइंट दोस्तों सही पर दोस्तों चर्चा उस पर होगी। आपको वीडियो क्लास मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, एमसीक्यू की पीडीएफ मिलेंगे। और रात को डेली दोस्तों 9 बजे, रात को डेली 9 PM पर दोस्तों क्यूज होंगे, जैसा कि आज आप देख सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो उसका हम लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे दोस्तों। टेलीग्राम क्यूज ग्रुप का नाम है दोस्तों, उससे आप जुड़ करके आप उससे लाभ दोस्तों प्राप्त कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पीवाईक्यू में कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। गुलाम वंश दोस्तों जिसे हम लोग मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मामलुक वंश ही पूछता है। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक पूछा। प्रथम शासक मतलब गुलाम वंश का पहला शासक मतलब संस्थापक। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने 1206 में क्या किया था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में प्रथम जो वंश था गुलाम वंश दोस्तों उसकी स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गोरी का दोस्तों ये क्या था, गुलाम था दोस्तों। मोहम्मद गोरी जब भारत पर दोस्तों आक्रमण करता है तो उसके द्वारा जीते गए जो भी प्रदेश होते हैं वो अपने गुलामों को दोस्तों सौंप कर चला जाता है। लेकिन मोहम्मद गोरी के सिर्फ एक गुलाम नहीं रहते, इसके प्रतिद्वंदिता की अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के, तो 2 इसके दोस्तों और जो कहिए कि इसके दुश्मन बोलिए या इसके साथी बोलिए, यालदूद और कुबाचा रहता है, जिसको हमेशा इससे डर रहता, मतलब कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को हमेशा दोनों को डर रहता है कि कभी ना कभी हम पर आक्रमण कर देंगे। इसलिए दोस्तों जब ये गुलाम वंश की स्थापना करता है तो ये अपनी राजधानी तो दिल्ली में ना स्थापित करके कहाँ रखता है, तो दोस्तों लाहौर में रखता है। ये ध्यान देने वाली बात है। दिल्ली राजधानी कौन लाता है, तो इसके बाद उसका दामाद बनेगा सुल्तान दोस्तों दिल्ली सल्तनत का, मतलब कि गुलाम वंश का, तो वो दोस्तों दिल्ली अपनी राजधानी बनाता है, इल्तुतमिश, याद रखिएगा। तो अब आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट जानते हैं। तो भारत में देखिए यहाँ लिखा है कि भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 शासन किया था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने दोस्तों दास के रूप में खरीदा था। पहले पता है कि उस समय दोस्तों मध्यकालीन प्राचीन भारतीय समय में दोस्तों दास प्रथा का प्रचलन था। जिस तरह से सब्जी मार्केट में आते सब्जी खरीदने के लिए, उस तरह मार्केट दासों का दोस्तों लगता था, जहाँ दासों की खरीद बिक्री हुआ करती थी। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं से पूर्ण कराया। ऐबक ने बचपन से ही अति सुरीले स्वर में दोस्तों कुरान पढ़ता था। इसी कारण इसको कुरान खां के दोस्तों उपाधि दिया गया था, कुरान का पाठ करने वाला नाम से प्रसिद्ध हो गया था। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया था, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया था। अपनी प्रतिभा, लगन, ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही जल्दी ही उसने क्या किया दोस्तों, ऐबक ने गोरी के विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर-ए-आखुर के पद पर दोस्तों प्रोन्नत कर दिया, मतलब कि अमीर-ए-आखुर के पद पर उसको बैठा दिया। यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय चैप्टर दोस्तों शुरू हो जाता है। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था। बता दें जैसा कि जब वो शासन स्थापित करना शुरू किया तो वो दोस्तों लाहौर ही पे ही अपना शासन करता था। वो यलदौज और कुबाचा के डर से दोस्तों दिल्ली
नहीं आता था दोस्तों। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। यद्यपि अपना राज्याभिषेक गोरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात, ये दोस्तों कभी भी याद रखिएगा, ये अपने आप को कभी राजा नहीं मानता था, मतलब सुल्तान कभी दोस्तों अपने आप को नहीं मानता था, हमेशा गुलाम ही मानता था दोस्तों। इसलिए उसने सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की थी, याद रखिएगा, धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों पर ही दोस्तों अपने को संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिल गई। जब दोस्तों गोरी यहाँ से वापस आता है दोस्तों, तो वापस लौटते समय उसकी दोस्तों मृत्यु हो जाती है, मतलब हत्या कर दी जाती है। बहुत इसके दुश्मन थे गोरी के। तो उसके बाद दोस्तों इसके भाई थे गयासुद्दीन, जो मोहम्मद बिन शाम इसे नाम है गोरी का, गोर प्रांत का रहने वाला था, इसलिए इसको मोहम्मद गोरी कहते हैं। तो इससे दोस्तों जो गयासुद्दीन उससे तो क्या मिलता है, इनको मुक्ति पत्र मिलता है कि आप दास्ता से मुक्त हो गए। और 1208 में दोस्तों ये पूरी तरह से क्या दास्ता से मुक्त हो जाते हैं। कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो बता दिए थे आपको, लाहौर। दिल्ली मत कीजिएगा, दिल्ली किसका था? तो इल्तुतमिश का। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों अजमेर में है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया एक मस्जिद है। क्या दोस्तों? एक मस्जिद है, ये ध्यान दीजिएगा। अपनी उदारता के कारण इसे लाख बख्श के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इनको उपाधि है लाखों का दान देने वाला। फरिश्ता ने लिखा, फरिश्ता मतलब इतिहास है, यदि व्यक्ति को किसी की दानशीलता और प्रशंसा करते थे, मतलब कोई व्यक्ति उस समय अगर दानशीलता में अगर प्रशंसा करना हो तो उस युग का ऐबक पुकारते थे। ऐबक कह दीजिए, समझ जाइए क्या है वो, मतलब दानशील है। ऐबक को ही दोस्तों दानशीलता के कारण उसको लाख बख्श कहा गया है। इसने एक उपाधि कुरान खाका भी दोस्तों भी थी, जैसे बता दिए कि ये कुरान को बहुत ही सुरीले स्वर में दोस्तों पाठ करता था। ऐबक को आगे आते हैं। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी, दोनों मतलब साहित्य में भी और स्थापत्य कला में भी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फख्र ए मुदब्बिर ने उसका संरक्षण प्राप्त था, मतलब ये दोनों जो थे आपके विद्वान इसके संरक्षण में थे दोस्तों। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की थी। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत इस्लाम मस्जिद बता दी है, ये दिल्ली में है। और अजमेर जो 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी दोस्तों क्या है, दिल्ली में अजमेर में है। इसके बारे में कहा था कि 2.5 दिन में तो तैयार कर दिया गया था मस्जिद को। नामक मस्जिद का निर्माण कराया गया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का दोस्तों कार्य प्रारंभ किया था, मतलब नींव रखा था, लेकिन इसको पूरा करने का जो श्रेय जाता है इल्तुतमिश को जाता है, जिसका दामाद था दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कुतुब मीनार, जिसके द्वारा पूरा किया गया था। कुतुब मीनार पूरा करने का काम दोस्तों इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। नींव रखा था कौन? ऐबक, लेकिन पूरा किया था इल्तुतमिश। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? अक्ता मतलब होता है अक्ता या इक्ता, इक्ता मतलब तो प्रांत होता है। तो मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले किसको अक्ता प्रांत प्रदान किया था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ये ध्यान दीजिएगा। इक्तदारी प्रथा बोला किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश का नाम आएगा, लेकिन यहाँ प्रथम अक्ता की बात हो रही है, मोहम्मद गोरी संबंधित है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों उसने प्रदान किया था। आगे है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? तो बिहार में दोस्तों जब मोहम्मद गोरी भारत पर जब उसका आक्रमण होता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर दोस्तों जब युद्ध होता है उसका, आपका तराइन का प्रथम युद्ध थी दोस्तों, उसके बाद आपका चंदावर का युद्ध होता है आपका, उसमें मतलब विजय हासिल करने के फलस्वरूप दोस्तों भारत को धीरे धीरे अपना क्या करता है, चढ़ाव दोस्तों धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करता है। उसी में दोस्तों उसका एक गुलाम रहता है मोहम्मद गोरी का, एक और जिसका नाम बख्तियार खिलजी। वो दोस्तों क्या होता है, वो बिल्कुल उसका दिमाग हटके रहता है, मतलब नहीं बोलते हैं हटके रहना। वो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक और जो मोहम्मद गोरी है वो अपना अलग विजय अभियान पर निकल चुके हैं, और ये जो है अपना पूरब का विजय अभियान पर निकल जाता है, मतलब बंगाल बिहार का जो क्षेत्र दोस्तों वहाँ पर अकेले अपने सैनिकों को लेकर से निकल जाता है। कौन? तो बख्तियार खिलजी का। यही दोस्तों बख्तियार खिलजी है जिसको बिहार में आकर के पूरा आतंक फैलाया हुआ था। जो नालंदा विश्वविद्यालय देख रहा है, अदंतपुरी विश्वविद्यालय देख रहा है दोस्तों, उसको विध्वंस करने का श्रेय दोस्तों इसी को जाता है। किसको? बख्तियार खिलजी को। ये भी क्या मतलब मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ है मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से लेकर 1202 के मध्य बिहार की विजय तथा नालंदा हो गया विक्रमशिला बिहार को दोस्तों तहस नहस कर राजधानी अदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1202-3 के आसपास बंगाल पर भी आक्रमण किया। उस समय वहाँ शासन लक्ष्मण सेन थे, वह बिना युद्ध किए ही भाग निकलते हैं। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर पूरी तरह से लूटपाट किया था। ये ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण सेन जब बंगाल के जब इसका आक्रमण होता है तो इसके इतना मतलब एक खूंखार रहता है आपका बख्तियार खिलजी, उसके डर पर दोस्तों ये अपना मतलब कि इतना राजपाट छोड़कर वहाँ से भाग निकलते हैं दोस्तों। इनके एक दरबारी कवि थे, लेखक थे जयदेव दोस्तों, जयदेव। वही अपनी रचना में दोस्तों क्या करते हैं, अपने इनका इसके बारे में दोस्तों बताते हैं। देखिए यहाँ पर आगे बताएगा कि राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भाग कर दक्षिण बंगाल में शरण ली, वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा।
प्रसिद्ध पारसी इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज, मिन्हाज उस सिराज भी कहते हैं इनको, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है तबकात ए नासिरी में बिहार में उन हमलों के बारे में विस्तृत रूप से दोस्तों जानकारी हमें मिलती है बख्तियार खिलजी की। बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण दोस्तों प्राप्त होता है, वही बता दिए तबकात ए नासिरी जो है आपका, इसमें दोस्तों मिन्हाज सिराज का। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था तो बख्तियार खिलजी, किसने? बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गोरी का एक और गुलाम था। इल्तुतमिश ने बिहार पर अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था दोस्तों। इल्तुतमिश जो था दोस्तों अपना जो बिहार पर जब अपना शासन स्थापित कर लेता है तो अपना सूबेदार दोस्तों नियुक्त करता है, उसका नाम रहता है मलिक जानी। क्या नाम रहता है? मलिक जानी, याद रखिएगा, मलिक जानी। तो 1225 में इल्तुतमिश बिहार शरीफ पर एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में दोस्तों तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को दोस्तों बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। पहले बिहार का सूबेदार आपका एवाज था, लेकिन उसको पराजित करके वहाँ अपना एक प्रतिनिधि को दोस्तों नियुक्त किया। कौन? इल्तुतमिश ने। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने बिहार के सिद्धांत जिसने शासन के सिद्धांत, बिहार के नहीं, शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था। दोस्तों ये जो ईश्वरीय सिद्धांत के अगर बारे में पूछेगा तो उसका नाम लीजिएगा बलबन का। किसका नाम लीजिएगा दोस्तों? बलबन का। ये अपने को ईश्वर का दोस्तों प्रतिनिधि दूत मानता था दोस्तों, कि हम जो हैं हम भगवान ने हमें भेजा है, जो हम कहेंगे उसको आपको मानना है। तो बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि, नियाबत एक खुदाई और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिले इलाह और जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। मतलब अपने पुत्र को कहा कि जो सुल्तान है उसका जो पद होता है वो निरंकुशता का प्रतीक, मतलब कि निरंकुश होना क्या है सुल्तान का दोस्तों आवश्यक है। अगर सुल्तान अगर ईश्वर का प्रतिनिधि है तो क्या होगा? वो निरंकुश होगा ही होगा। और ये भी याद रखिएगा जिले इलाही सबसे पहले खुद को किसने कहा दोस्तों? ये जिले अल्लाह या जिले इलाही दोस्तों बलबन को ही कहता है। अकबर को टिक मत कर दीजिएगा अगर एग्जाम में कहीं पूछ दे तो। किसने दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो ये बलबन था दोस्तों। मतलब कि तलवार के बल पर क्या करेंगे दोस्तों? हम अपना साम्राज्य को बना कर रखेंगे। बलबन ने विषय में कहा था उसने रक्त एवं लौह की नीति का अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत दो मुख्य विशेषता थे। प्रथम कि सुल्तान ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होते हैं, और द्वितीय जो सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक होता है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, जैसे बताएं आपको, उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान आकार करने का प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना करने का अधिकार दोस्तों नहीं है। हम जैसा कर रहे हैं वो हमें ईश्वर ने भेजा है, तो आपको आलोचना करने का, भला बुरा करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह किसके बारे में कहा? देखिए, जब राजत्व का सिद्धांत राजत्व प्राप्त किया, मतलब कि अपने गद्दी प्राप्त की दोस्तों, तो वह शरीयत के नियमों को आदेशों का दोस्तों मतलब मानता ही नहीं था। तो ये कौन था दोस्तों? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी। बलबन को मत टिक कर दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों, याद रखिएगा। शरीयत के बारे में उसको लेना देना कुछ नहीं है, शरीयत में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उससे हमको मतलब दोस्तों नहीं है। जियाउद्दीन बर्नी के उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण दोस्तों स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए स्वयं कहता था, मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा क्या मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन के राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा के सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था, जो पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि मानता था। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। मतलब हमको नहीं पता है खलीफा से, जितने भी सुल्तान बैठते थे गद्दी पर उसको खलीफा से दोस्तों अनुमति लेना पड़ता था, लेकिन इसको मतलब नहीं था, ये स्वयं को अपने आप को खलीफा मानता था। इसलिए उसने खलीफा के पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना दोस्तों नहीं की। उसने याचना मतलब कि उसके पास नहीं गया। उसने अपने आप को यामिन ए खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमानिन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म की राजनीति में हस्तक्षेप करने नहीं दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव पर दोस्तों बिल्कुल मुक्त था। मतलब क्या धर्म है, क्या धर्म में क्या कहता है क्या नहीं कहता उससे हमें कोई मतलब नहीं दोस्तों। शरीयत के नियम को मानता ही नहीं था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। अलाउद्दीन
खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? दोस्तों ये जफर खां थे। कौन थे? जफर खां। याद रखिएगा कि मंगोलों का पहला जो आक्रमण हुआ था इल्तुतमिश के समय था, जो चंगेज खान दोस्तों आक्रमण किया था आपका 1219-20 के आसपास, लेकिन वो दोस्तों मंगोलों के आक्रमण से बच जाते हैं क्योंकि वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं इल्तुतमिश। लेकिन यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का दोस्तों लगभग आपका सबसे अधिक बार आक्रमण होता है, 5 से 6 बार दोस्तों आक्रमण होता है मंगोलों से। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही परेशान रहते हैं। तो इसमें एक सेनापति थे इनके जफर खां, जो उनसे बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ते लड़ते उसमें क्या होते हैं, ये मारे जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? ये पद्मावती में आप पढ़े होंगे, रानी पद्मिनी, अलाउद्दीन खिलजी और राणा रत्न सेन के बारे में। राजा रत्न सेन के बारे में दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है पद्मावती की रचना, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पुस्तक जो पद्मावत है दोस्तों उसमें मिलता है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा जो रत्न सेन थे दोस्तों उनकी पत्नी थी। अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी साहिबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन के समता सुलेमान और पद्मिनी की तुलना साहिबा से की है। संभवतः इसी आधार पर मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। राणा रत्न सेन की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। मतलब यहाँ पर याद रखिएगा, ये इनका आंखों देखा नहीं है, बस ये अपना कहानी किताब पढ़कर दोस्तों अपने आधार पे कहानी रच दी है। आगे है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का तो शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी जब देवगिरी पर दोस्तों अपना आक्रमण करता है, अभियान चलाता है, तो उस समय रामचंद्र देव दोस्तों क्या रहते हैं, वहाँ के आपके शासक रहते हैं। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी के सफल आक्रमण के बाद होकर के उसने प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया। मतलब कि मतलब वहाँ पर पराजय मान लेता है, अपना हार मान लेता है और कहता है कि आपको समय समय पर क्या मिलेंगे, आय भेजा करेंगे जो भी आपका होगा। परंतु 1305 ईस्वी से अथवा 1306 ईस्वी में उसने कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर जो इनका गुलाम रहता है के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर दोस्तों आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुए और उसने आत्मसमर्पण दोस्तों कर दिया। कि सुल्तान के काल में ये खालसा या इसी को बोलते हैं सरकारी भूमि कहते हैं, खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर दोस्तों विकसित हुई थी। ये दोस्तों मोहम्मद जो अलाउद्दीन खिलजी था इनके समय में, मतलब जितनी भी दोस्तों भूमि थी इसके समय में, उस सब भूमि को दोस्तों खालसा भूमि दोस्तों क्या कर दिया था, बना दिया था। मतलब कि सरकारी भूमि दोस्तों बना दिया था ताकि क्या हो, उससे दोस्तों इसका जो कर दोस्तों ज़्यादा वसूली किया जाए और जो प्रजा है प्रजा के हित में कार्य किया जाए दोस्तों। इस उद्देश्य से ये काम किया था। अलाउद्दीन के राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिसे वह मिल के राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशनों तथा वक्फ धर्म अर्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर दोस्तों विकसित हुई। जितने भी थे जो हम लोगों के पास सभी भूमि को छीन करके सरकारी भूमि दोस्तों घोषित कर दिया था। अलाई दरवाजा दोस्तों जिसको हम लोग कुतुब मीनार का दोस्तों प्रवेश द्वार के नाम पे जानते हैं, इसका निर्माण दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। याद रखिएगा, कभी प्रश्न पूछता है कि कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो अलाई दरवाजा का कहते हैं। तो अलाई दरवाजा दोस्तों बनाया किसने था, ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर से हुआ था। 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है। इसके चारों दीवारों पर एक मेहराबदार प्रवेश द्वार दोस्तों देखने के लिए आपको मिलेगा। ये दिल्ली जाइएगा तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पर कुतुब मीनार भी देख सकते हैं और ये अलाई दरवाजा भी देख लीजिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया? देखिए यहाँ पर प्रश्न दो तरह से पूछ देगा। सबसे ज़्यादा अगर बोल देगा तो आपका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। लेकिन अगर बोल देगा दिल्ली के सुल्तान ने नहरों का निर्माण कर दिया, नहरों का निर्माण करवाया सबसे पहले, तो जो गियासुद्दीन तुगलक है दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक, वो दोस्तों करवाया था। लेकिन सबसे ज़्यादा बोलेगा दोस्तों तो आपका फिरोज शाह तुगलक आ जाएगा। ये भी तुगलक वंश के शासक हैं। फिरोज शाह तुगलक शासनकाल में भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण दोस्तों कराने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक के उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर भी दोस्तों लेता था। ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उसने किसानों के जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता, मतलब 10% दोस्तों सरकार को देना है अगर हमारे जो नहर से पानी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा दोस्तों एक खैराती अस्पताल था जो इसने बनाया था अपने प्रजा के लिए। एक खैराती अस्पताल था दोस्तों।
किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो सुल्तान अगर बोले ये सब उद्धार करने वाला काम दोस्तों तो आपका फिरोज शाह तुगलक का नाम आएगा, याद रखिएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्रूर रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद में वो बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, किस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के ही थे। इसने एक अपना अलग विभाग बनाया था गुलामों का, दीवान है बंदगान दोस्तों, याद रखिएगा। दीवान है बंदगान ये इसी पूरा स्थापित किया था जो गुलामों से संबंधित था। यहाँ देखिए दीवान है बंदगान, इसकी देखभाल के लिए। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों फलों की गुणवत्ता को, उसमें क्या करना है, क्या सुधार कर सकते हैं, इसको ले लिया दोस्तों, इसने काम किए थे। यहाँ पर देखिए फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए थे। अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया था दोस्तों। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक का नाम सुने होंगे, विजयनगर आने वाला दोस्तों यात्री था। भारत में किस राजा के शासनकाल में था दोस्तों? ये देवराय द्वितीय के समय में आया था, देवराय द्वितीय के समय में आया था। कौन आपका? तो अब्दुल रज्जाक। अगर पहला बोलिएगा विजयनगर आने वाला यात्री कौन था? तो इटली का दोस्तों यात्री था निकोलो कोंटी दोस्तों, जो आपके देवराय प्रथम के समय में आते हैं, उनका भी नाम याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का दोस्तों राज स्थापित हुआ था? तैमूर दोस्तों जो है आपका आक्रमण करते हैं 1398 में। 1398 में दोस्तों ये क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। उस समय दिल्ली पर दोस्तों ये आपके तुगलक वंश का शासन स्थापित था और नफरुद्दीन जो था उस समय शासक था दोस्तों। तो जब ये तैमूर आक्रमण करते हैं तो इसका दोस्तों अपने सेनापति रहता है, इसका नाम रहता है खिजर खां। खिजर खां क्या करता है दोस्तों? ये तुगलक वंश को हटा करके दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना करता है, इसका नाम क्या है? सैयद वंश। क्या है दोस्तों? सैयद वंश, ये ध्यान दीजिएगा। तो तैमूर के आक्रमण के बाद दोस्तों दिल्ली पर किस वंश की स्थापना होती है? तो सैयद वंश की दोस्तों स्थापना होती है। आगे आप देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि तैमूर के आक्रमण के 1398 में होता है, तुगलक शासन को कमजोर कर दिया। 1412 में नफरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश की अंत हो जाता है। 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसमें दौलत खां के सूबेदार खिजर खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की दोस्तों नींव डाली थी, ये ध्यान दीजिएगा। ये भले ही खाता पीटा था किसका? तुगलक का, लेकिन सहयोग करता था दोस्तों जो तैमूर थे उसका दोस्तों। आगे निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां आगरा है? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी 1504 में दोस्तों करते हैं, याद रखिएगा। इसको अपनी राजधानी बनाने का काम भी दोस्तों यही करते हैं आगरा को। कौन? तो सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का शासक था। देखिए दिया भी है, 15 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है और लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा के नवीन नगर बसाया। इसने अपनी राजधानी बनाया उसे। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया और गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ हुआ था। ये माप का पैमाना था। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उस समय में योग्य व्यक्तियों के लिए एक सूची बनाकर उसने 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद दोस्तों हुआ था, जिसे हम लोग फरहंगे सिकंदरी के नाम से जानते हैं। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ था, लज्जत ए सिकंदर शाही रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से दोस्तों कविताएं भी लिखा करता था। इस तरह तो जो छोटा छोटा पॉइंट है इसको याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ जाता है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर बुक्का का नाम सुने होंगे। दोनों भाई थे दोस्तों। 1336 में स्थापना करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। विजयनगर की स्थापना तुंगभद्रा नदी के तट पर दोस्तों। दोनों भाई थे, कहीं पूछता है कि दोनों में क्या संबंध था, तो दोनों भाई थे दोस्तों। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों को गोवा छीना दोस्तों। तो ये हरिहर द्वितीय थे। कौन थे? हरिहर द्वितीय थे दोस्तों, जिसने बहमनियों को दोस्तों गोवा छीन लिया था। बहमनियों और इसमें दोस्तों हमेशा चलता था तकरार चलते रहता था। 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर दोस्तों बैठा। उसने महाधिराज की उपाधि दोस्तों ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिन्नापल्ली, कांची आदि प्रदेशों पर मतलब अपने कब्जे में कर लिया। श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूली किया। बहमनी राजा से भी उसका संघर्ष हुआ और 1377 में दोस्तों उसने सुल्तान मुजाहिद से उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिमी बहमनी राज्य से बेलगांव व गोवा छीनना था दोस्तों। वह शिव का उपासक था। शिव मतलब इसको विरूपाक्ष दोस्तों कहते थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा से लड़ा था? अच्छा,
तो कुली कुतुब शाह दोस्तों ये युद्ध लड़ा था, ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें पराजित भी करते हैं कृष्णदेवराय। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह से लड़ा था। गोलकुंडा में आपके कुतुबशाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेवराय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त थे तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर दोस्तों स्थित पांगल और गुंटूर को दुर्ग पर दोस्तों आक्रमण किया था। वारंगल, कोंडविदु आदि के किले जीत लिए थे। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कुतुब शाह दोस्तों क्या हुई, उसकी सेना पराजित हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व था दोस्तों। विजयनगर का जो सबसे मुख्य बोलिए या धन का सोर्स बोलिए वो भू राजस्व व्यवस्था था। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। 1/6 भाग लेते थे उपज का दोस्तों, भूमि कर इनका, भूमि कर को ही उसको शिष्ट कहते थे, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है, ये भी याद रखिएगा, केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने या अस्थवन या अथवन कहा जाता था दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो विजयनगर का जो अवशेष मिलते हैं दोस्तों हम्पी से मिलते हैं। हम्पी अभी वर्तमान देखने कर्नाटक में देखने के लिए आपको मिलेगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला है हमारा कि दीवान अर्ज। दीवान दोस्तों ये सैन्य विभाग से संबंधित था। सैन्य विभाग बोलिए या रक्षा विभाग बोलिए दोस्तों, ये दीवान अर्ज याद रखिएगा, सैन्य विभाग से संबंधित था। तो जिससे बलबन ने बनाया था। दीवान आरिज दीवान आरिज या आरिज ममालिक संतलत काल का सैन्य विभाग का एक प्रमुख अधिकारी होता था। आरिज ममालिक का विभाग ही दीवान अर्ज कहलाता था। इसकी विभाग की स्थापना बलबन ने दोस्तों अपनी सेना को मतलब कि मजबूत करने के लिए तो ये स्थापित किया था। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? जो छत्रपति शिवाजी उनकी राजधानी थी तो रायगढ़ था। 1674 में अपना रायगढ़ में राज्याभिषेक करते हैं दोस्तों, छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। गंगभट्ट इनको दोस्तों इनका राज्याभिषेक करवाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो छत्रपति की उपाधि धारण किया 1674 में दोस्तों। 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। और उस युग के महान जो बनारस के पंडित थे विश्वेश्वर उर्फ गंगभट्ट थे दोस्तों, इन्होंने इसको मतलब कि इनको दिया राज्याभिषेक दोस्तों ने करवाया था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या अलाउद्दीन हसन दोस्तों, ये 1345 तो क्या करते हैं, तो बहमनी राज्य की स्थापना करते हैं। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। गुलबर्गा दोस्तों इनकी राजधानी रहती है, ये ध्यान दीजिएगा। गुलबर्गा की अर्थ इनकी राजधानी रहती है अपने, और बाद में राजधानी को परिवर्तित भी करते हैं। राम साम्राज्य का स्थापित किया उसने, उसका नाम अहसानाबाद दोस्तों रखा। गुलबर्गा को ही अहसानाबाद दोस्तों इन्होंने रखा था। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चारों तरफ से अपने प्रांतों में विभाजित किया था। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर। प्रत्येक प्रांत का एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर की राजधानी थी, बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया था और अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की थी। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का दोस्तों आदेश दिया था। ये अलाउद्दीन बहमन शाह दोस्तों, इनकी राजधानी याद रखिएगा गुलबर्गा, जिसे बाद में अहसानाबाद दोस्तों इन्होंने बना दिया था। आगे हमारा प्रश्न आएगा कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो ये तो मराठा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मराठाओं पर दोस्तों। ये मराठाओं का भू राजस्व व्यवस्था था दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। चौथ और सरजमी प्रथा जो था, तो मराठा काल में सरजमी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित दोस्तों। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरजमी भूमि उसके निर्वहन के लिए तो प्रदान की जाती थी। कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला दोस्तों कर इंगित करता है? इसमें बताना है कि जो भूमि कर समझिए, भूमि कर कौन इसमें है और कौन नहीं है। तो जो आप देख रहे हैं खराज भूमि कर है, उस भूमि कर है, मुक्तई भूमि कर है। लेकिन खुम्स दोस्तों ये लूट का धन, खुम्स कहते हैं लूट का धन दोस्तों। मान लीजिए कि आप सेना, किसी भी शासक सुल्तान की सेना कहीं भी दोस्तों आक्रमण करने के लिए गई, तो वहाँ पर जो धन लूटपाट करके आए दोस्तों, उसे हम लोग कहते थे कि आपका तो खुम्स दोस्तों कहते थे। तो ये भूमि कर नहीं है, तो आपका ऑप्शन 1, 3, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 यहाँ पर आपका है, तो ये हो जाएगा। खुम्स याद रखिएगा क्या था आपका? तो लूट का धन था दोस्तों। यहाँ देखिए बता भी रहा है कि खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता पर लूट प्राप्त होता था। लूट में जो धन प्राप्त होता था उसको कहते हैं। इस लूट का दोस्तों 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी इसका उल्टा करता था। 4/5 अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ये बिल्कुल उल्टा करता था। 4/5 राजकोष में जमा होता था, मतलब सरकारी राजकोष उसमें, और 1/5 दोस्तों मतलब किसको? सैनिकों को बांटता था। मतलब 80% अपने पास रखा और 20% किसको दिया? तो सैनिकों को दिया दोस्तों। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने को भी में से कोई हिस्सा दोस्तों नहीं लिया, ये ध्यान दीजिएगा। अलग अलग सुल्तान को अलग अलग नियम था, ये ध्यान रखिएगा। कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी। ये मान लीजिए जमीन से क्या होता है,
फसल होता है दोस्तों, तो वहाँ क्या करना है, नपाई के द्वारा आधा टैक्स देना है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी था ऐसा ये काम किया था, 50% दोस्तों लेता था। आगे है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया दोस्तों थे, ये क्या थे आपके, तो सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। जब आप दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप सूफीवाद और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ते होंगे दोस्तों। तो सूफीवाद में दोस्तों आपको अलग अलग संप्रदाय पढ़ने के लिए मिलता है, सुहरावर्दी हो गया, चिश्ती हो गया, ये सब दोस्तों आपको संप्रदाय मिलता होगा दोस्तों। तो ये सब क्या है दोस्तों, सूफी संत के द्वारा अपना अपना स्थापित संप्रदाय था। फिरदौसी का भी नाम सुने होंगे दोस्तों। तो जकारिया जो थे दोस्तों आपके वो सुहरावर्दी से संबंधित है, याद रखिएगा। इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ये दोस्तों शेरशाह ने तो ऐसा काम सबसे पहले किया था। जो कि 1 मिनट, शेरशाह तो किया था ही था, लेकिन उसके अलावा और कोई था, शेरशाह भी था और इस्लाम शाह इसका पुत्र था, शेरशाह का ही। इसने भी दोस्तों ये काम किया था। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में 8 वर्षों तक शासन किया था। उसकी मृत्यु 1553 में होती है। इस्लाम शाह ने अपने ही सैन्य टुकड़ियों को 50, 250 और 500 के आसपास में बांट रखा था। संभवतः शेरशाह के समय में सैन्य विभाजन की प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसको ई ऑप्शन दोस्तों माना है और आपको ई लेकर के ही चलना है। जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित दोस्तों राज्य कानून था, मतलब सुल्तानों का दोस्तों अपना जो राज्य कानून था दोस्तों, उसे हम लोग जवाबित दोस्तों कहा करते थे। आगे है कि सल्तनत काल में सिक्के, जो टका है, ससगनी है और जित्तल है, तो किस धातु का बना था? टंका जो बना था दोस्तों बना था चांदी का, जित्तल आपका तांबे का बना था, जो ससगनी दोस्तों ये आपका चांदी का बना था, मतलब चांदी चांदी तांबा। तो चांदी चांदी तांबा जो होगा वही आपका हो जाएगा। आप सुने भी होंगे चांदी का टंका और तांबे का जित्तल दोस्तों किसने चलाया सबसे पहले? तो इल्तुतमिश का नाम आता है। आगे आते हैं, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो ये 12वीं शताब्दी से कागज का प्रारंभ दोस्तों माना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा आता है, देखिए लिखा भी है कि विश्व में सर्वप्रथम कागज आविष्कार चीन में तो हुआ है, लेकिन भारत में कागज का प्रयोग दोस्तों 12वीं शताब्दी के प्रारंभ हुआ है। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 का पेपर संरक्षित रखा गया है क्या दोस्तों? इसके शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण दोस्तों है। तबकात ए नासिर की लेखक कौन है? तो बता देते मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज दोस्तों क्या है, इसके लेखक हैं। आगे आते हैं कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। क्या विशेषता थी? सभी भक्ति संतों के समक्ष एक समान विशेषता थी दोस्तों कि अपनी वाणी में उनकी भाषा में लिखा जिसमें वो भक्त समझते थे। मतलब कि आप अगर कोई अपने अनुयायी, जैसे मान लीजिए हम ही हैं, आपको हमें समझाना है, तो आप जो भाषा में समझिएगा उसी भाषा में आपको बताएंगे। तो वही था दोस्तों, उस समय के जो भक्ति संत थे उन्होंने क्या किया, तो उसी भाषा में अपने अनुयायियों को समझाया दोस्तों, वो भाषा जो समझते थे उनके। तो वही है कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। तो ऑप्शन क्या होगा, ये सही समानता था सब में। आगे है कि किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बता दिया था, ये धर्म से बिल्कुल अलग समझता था अपने राज्य को। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज देखा था, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय जो शिष्य थे, शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से प्रश्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाले हैं तो उसने अजोधन चले गए। इस प्रकार अलाउद्दीन जो निजामुद्दीन औलिया थे, औलिया ने सुल्तान से मिलने और ना ही इनकार किया, ना मिलने का नहीं इनकार दोस्तों किया। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। एक मिनट, नीचे क्वेश्चन रह गया क्या? नहीं, ठीक, यहाँ भी है कि दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उससे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक द्वार से आएगा तो मैं दूसरे द्वार से बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब इलाही के नाम से भी जाने जाते हैं, कौन? निजामुद्दीन औलिया। 12 मासा की रचना उससे पद्मावती, जो कि पद्मावती के जो लेखक हैं जायसी, उन्हीं का उससे पुस्तक की रचना है ये 12 मासी। 12 माफी जो 12 मासा की रचना अलाउद्दीन ये मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। जायसी की पद्मावती पता ही आपको,
अखरावत हो गया, और आखिरी कलाम से पद्मावत की में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। पानीपत युद्ध में बाबर की जो जीत हुआ तो उसका मुख्य कारण क्या था, तो उसकी सैन्य कुशलता। इसकी छोटी सी सेना था दोस्तों, लेकिन ये जो छोटी सी सेना को मतलब कि फजाने का इसको तो पता था कैसे कैसे हमें आक्रमण करना है दोस्तों, उससे बहुत ही माहिर था। कौन, ये बाबर। इसीलिए दोस्तों इसकी छोटी सेना जो सिकंदर लोदी की इब्राहिम लोदी की जो बड़ी सेना था उसको आसानी से दोस्तों पराजित कर देती है। 21 अप्रैल 1526 को पहले पानीपत का युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इसमें इब्राहिम लोदी क्या होता है, पराजित होता है दोस्तों। यहीं से आपका दिल्ली पतन समाप्त होता है और भारत में एक नए वंश की स्थापना होती है जिसका बोलते हैं हम लोग मुगल वंश। तुजुक के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक के बाबरी बाबर का दोस्तों आत्मकथा है, ये स्वयं ने लिखा है, मतलब बाबर ने खुद लिखा है, और ये तुर्की भाषा में दोस्तों लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर दोस्तों प्रथम आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों 1532 में चुनार दुर्ग पर दोस्तों अपना ये प्रथम आक्रमण किया था हुमायूं ने, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग में प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। इस किले के उसने 4 महीने तक घेरा डाला था, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके अतिरिक्त 1531 में कैलेंजर पर आक्रमण किया था। 1532 में रायसीना के महत्वपूर्ण किले उसको जीता था। शेर खां वही शेर खां थे। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? बादशाह पति के लिए तो ये दोस्तों जो हाजी बेगम थी दोस्तों हुमायूं की पत्नी, इसने दोस्तों अपने पति हुमायूं के लिए दोस्तों करवाया था, ये ध्यान दीजिएगा। हाजी बेगम ये ध्यान दीजिएगा। तो हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन ए पनाह 1564 में करवाया था। इसके मकबरे का नक्शा मिर्जा गयास ईरानी वास्तुकार से तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इसके मकबरे के परिता एक बाग की रचना दोस्तों हुई है। हुमायूंनामा किसने लिखी है? तो हुमायूंनामा बोलेगा तो इनकी बहन थी, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, जो अपने भतीजे अकबर कहने पर दोस्तों लिखती हैं। कौन? हुमायूंनामा, ये ध्यान दीजिएगा। ये हुमायूं के संबंधी दोस्तों ये पुस्तक है। आगे हम लोग आते हैं, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध की तिथि के अनुसार सही क्रम से अंकित करें। तो हुमायूं दोस्तों लड़ता है 1531-32 में शुरू होता है, देवरिया या देवरा का युद्ध बोलते हैं। उसके बाद 39 में 1539 में चौसा, 40 में कन्नौज, और दोस्तों फिर जब भारत पर दोस्तों पुनः अपना सत्ता स्थापित करना शुरू करता है तो सरहिंद का दोस्तों युद्ध 1555 में लड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। पहला हो जाएगा देवरा, उसके बाद चौसा और कन्नौज और सरहिंद दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। आगे हम लोग आते हैं, चौफा और कन्नौज में दोनों शेरशाह से लड़ता है, इसमें बुरी तरह से हो जाता है दोस्तों पराजित और भारत उसको छोड़ना पड़ता है। किस सुल्तान ने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई थी? तो दोस्तों ये शेरशाह सूरी, मतलब कि शेरशाह थे, शेर खान दोस्तों, जिन्होंने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि और बाद में फिर सुल्तान की उपाधि दोस्तों धारण की थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये शेरशाह का मकबरा जो बिहार के रोहतास जिला देख रहे हैं वहाँ पर तो सासाराम है, वहीं पर दोस्तों ये शेरशाह का मकबरा स्थित है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खां। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में दोस्तों होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे इतिहासकार मानते हैं इसमें महाराणा प्रताप की हार होती है, लेकिन जब इतिहास पूरा पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर महाराणा प्रताप भले ही पराजित होते हैं लेकिन बुरी तरह से तो हारते नहीं है, वहाँ से वो जब देखते हैं कि हमारी स्थिति कमजोर होगी तो वहाँ से निकल जाते हैं दोस्तों। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था दोस्तों? तो जब ये अपनी बागडोर संभालते हैं अकबर, तो जो भी दोस्तों जजिया कर हो गए, दास प्रथा कर हो गए, सभी दोस्तों धीरे धीरे खत्म करना शुरू करते हैं। तो 1563 में दोस्तों क्या करते हैं, ये तीर्थ यात्रा कर दोस्तों खत्म करते हैं 1563 में। 1564 में दोस्तों आपको जजिया कर समाप्त कर देते हैं और 1562 में दोस्तों दास प्रथा को खत्म करते हैं। तो कौन था दोस्तों? अकबर। सती प्रथा को भी दोस्तों रोक लगाने का काम करते हैं अकबर, और ये सारी बातें यहाँ पर दी गई है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, ये 1575 की कहानी है दोस्तों। 1575 में दोस्तों ये बंगाल और बिहार को दोस्तों क्या करते हैं, मिलाते हैं किसमें? मुगल प्रांत में दोस्तों। तो 1572 ईस्वी में सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठते हैं। दाऊद खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 में बिहार पर उसने मुगल का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद खां बंगाल भागा, और किंतु 12 मार्च 1575 को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूरी तरह से दोस्तों पराजित कर दिया। इसके पश्चात 1575 में बंगाल तथा बिहार पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य से मिला लिया गया था। भारत में किस शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापित हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। 1600 में स्थापित हुई थी। उस समय
जो भारत में किसका शासन था दोस्तों, तो अकबर का था, क्योंकि 1556 से लेकर के 1605 तक जो गद्दी पर रहता है, बैठा हुआ भारत की गद्दी पर दोस्तों, मुगलों की गद्दी पर वो अकबर रहता है। तो अकबर के समय दोस्तों ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में, ये ध्यान देने वाली बात आपके लिए है। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों, तो ये जो नवरत्न थे अकबर के, अबुल फजल, उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है आईने अकबरी। आगे हम लोग आते हैं 59। इत्मदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, तो दोस्तों ये जो इत्मदौला कौन थे, तो ये जो नूरजहां थे दोस्तों, नूरजहां के पिताजी थे और जहांगीर के ससुर थे। तो अपने पिता के दोस्तों याद में दोस्तों ये नूरजहां ने बनाया था इत्मदौला का मकबरा। इसी में सबसे पहले आपका पिट्रा ड्यूरा जो दोस्तों है, जो प्रणाली है दोस्तों, इसमें इस्तेमाल किया गया था दोस्तों मकबरा बनाने का, ये आगरा में उसको बनाया था नूरजहां, याद रखिएगा, यही पित्रा दूरा याद रखिएगा। ये इससे ही प्रश्न दोस्तों पूछता है, संगमरमर में सोना तथा कीमती पत्थरों पर जुड़ावट शैली का उसका प्रयोग हुआ था, पित्रा ड्यूरा जो शैली इससे बनाया गया था। आगे है कि प्राचीन कार्य जिसको पित्रा ड्यूरा किससे संबंधित है दोस्तों, तो बता दिए थे, ये दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, तो यही पित्रा ड्यूरा कहलाता है। इसमें इत्मदौला का मकबरा आप देख चुके हैं। आगे है मध्यकालीन बटाई शब्द का अर्थ क्या है, तो बटाई दोस्तों लगान निर्धारण की प्रक्रिया थी, लगान निर्धारण का तरीका था बटाई, जब्ती नस के बटाई अकबर द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए। जब ये दोस्तों प्रश्न पूछा था जो 2020 में, तो इसको लेकर बहुत विवाद हो गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग अकबर को मानते थे, लेकिन चित्रकला का दोस्तों जो आपका विकास हुआ सबसे ज़्यादा मुगलों के काल में, वो जहांगीर के समय में हुआ है। लेकिन कुछ लोग हुमायूं को भी कहते हैं, जैसे यहाँ पर आंसर दिया हुमायूं, लेकिन जो आपका बीपीएससी आयोग है वो दोस्तों अपना आंसर माना था किसको, तो दोस्तों ये अकबर को माना था, अकबर को माना था कि मुगल शासन काल में, मुगलों के समय में दोस्तों चित्रकारी का जो कारखाना स्थापित बना था, किसने किया था, तो अकबर ने किया था। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है, विवादित प्रश्न था, देखिए दिया भी है कि पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बी माना है, जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसने दोस्तों। तो यहाँ याद रखिएगा ये भी आप, ये देखिए हुमायूं चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी बुक के अनुसार निगारा खान, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक जो क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर के समय जो तस्वीर खाना दोस्तों बनवाया था अकबर ने बनाया था, उसी को पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि इसको लेकर विवाद हो गया था, ये ध्यान दीजिएगा, अकबर और आपके हुमायूं को लेकर के। दास्ताना ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था, तो इसको लेकर भी दोस्तों क्या था, विवाद था, ये किसको लेकर के, तो ये जो दास्ताना है हमजा, जो अमीर हमजा चित्रांकन दोस्तों है जो, इसको लेकर के भी तो अकबर ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, चित्रकारी करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्ताना ए अमीर हमजा यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ था और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदानी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लग गए थे। पहले सैयद अली, अब बाद में अब्दुल समद की देखरेख में पर्याय 50 चित्रकारों ने तैयार करने में हिस्सा लिया था। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। सभी चित्र 27 इंटू 20 इंच आकार के वाले सामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियो के एक तरफा चिपकाए हुए हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरता पूर्वक कारनामों का दोस्तों उल्लेख मिलता है। इसीलिए दोस्तों ये शुरू हुआ था अकबर के समय में दोस्तों, और जहांगीर के समय दोस्तों ये पूरा हुआ था। इसीलिए दोस्तों इसको लेकर के प्रश्न में, जो हुमायूं के समय में शुरू हुआ था और अकबर के समय से ये पूरा हुआ था, तो इसी को लेकर तो यहाँ पर प्रश्न में आंसर देना कोई उचित नहीं था। अगर पाँचवां ऑप्शन देता है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाता। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ, यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश हुआ दोस्तों वो अकबर के दरबार में हुआ था। किसके दरबार में हुआ था, तो अकबर के दरबार में हुआ था। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा दशवंत और बासावन प्रसिद्ध चित्रकार जो थे किस मुगल सम्राट के दरबार में थे दोस्तों, ये तो अकबर के दरबार में थे, दशवंत और बासावन, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो अकबर के दरबार में जो रहने वाले थे आपके, तो यहाँ पर दशवंत, बासावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सावल और हरिवंश दोस्तों, ये सब क्या थे, चित्रकार हैं जो अकबर के दरबार में रहते थे। मुगल चित्रकार किसके नेतृत्व में अपनी शीर्ष पर बिंदु पहुंचा था, तो मुगल काल का अगर चित्रकला के क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जाए दोस्तों, तो जहांगीर के युग को दोस्तों कहा जाता है। लेकिन स्थापत्य में बोलेगा तो शाहजहां आ जाएगा, मतलब भवन निर्माण में, तो लेकिन चित्रकारी बोला तो जहांगीर दोस्तों। जहांगीर के बारे में कहा जाता था
कि वो दोस्तों चित्र देख करके बता देता था कि चित्र कौन बनाया है दोस्तों। अगर भले ही आधा आप बनाए हैं और आधा हम बनाएं तो वो देख कर बता देगा कि आधा किसने बनाया, आधा किसने बनाया। तो तुरंत मतलब चित्रकार मतलब चित्र को देख कर दोस्तों इसको मन नहीं बोलता है कि चित्रकार के रूप में इसको पारंगत हासिल था। तो इस तरह का व्यक्ति था जहांगीर के बारे में इतिहासकार कहते हैं ऐसा। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा है यही है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो जब्ती प्रणाली दोस्तों आपका अकबर की थी। ये दोस्तों कर निर्धारण की दोस्तों ये प्रणाली थी। जब्ती हो गया, नस्क हो गया दोस्तों, ये सब ध्यान दीजिएगा। तो भूमि मतलब भूमि कर था उसका दोस्तों ये एक प्रकार था जब्ती। यह कथन किसका है कि अकबर शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल का काम किया दोस्तों। ये जो इनके दरबार में दोस्तों एक आया था यूरोपीय मतलब कि यूरोपीय बोले यात्री बोले जिनका नाम था रॉल्फ फिंच जो अकबर के दौरान दोस्तों आए थे, उनका दोस्तों ये कथन है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर विलियम फिंच लिखा है तो ये विलियम फिंच ही याद रखिएगा, के दौरान में आते हैं। कश्मीर का अकबर दोस्तों सुल्तान जैनुलाब्दीन को दोस्तों कहा जाता है। इनकी उदारता के कारण, धार्मिक सहिष्णुता के कारण दोस्तों। 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था। ये 2 अस्पा सी अस्पा दोस्तों मतलब कि जो मनसबदारी प्रथा देख रहे हैं तो उसमें जात और सवार था दोस्तों, उसको लेकर दोस्तों ये बनाया गया था। तो मनसबदारी तो अकबर बनाया था, लेकिन 2 अस्पा सी अस्पा दोस्तों आप देख रहे हैं ये दोस्तों जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। जहांगीर के द्वारा दोस्तों ये बनाया गया था। 2 अस्पा मतलब मनसबदारों को अपने सवार से दुगने घोड़े रखने हैं, और सी अस्पा मतलब कि मनसबदारों को अपने सवार से तिगुने घोड़े रखने हैं दोस्तों। इसी को 2 अस्पा सी अस्पा कहा जाता है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो दोस्तों ये कंधार, जो कंधार देख रहे हैं दोस्तों आज जो आपको अफगानिस्तान वाले एरिया में पड़ता है कंधार, इसको लेकर दोस्तों इनके बीच में हमेशा मतलब लड़ाई दोस्तों झगड़ा होता ही रहता था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण दोस्तों को पता ही है, स्थापत्य कला क्षेत्र में बोलेगा तो शाहजहां दोस्तों निर्माण करवाया दिल्ली के लाल किला का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो शाहजहां, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। बोले कब हुआ था दोस्तों, 1648 में से ये काम पूरा हो गया था दिल्ली के लाल किला का बनना। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग दोस्तों ये एल श्रीवास्तव ने दोस्तों ये कहा है स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास को लेकर दोस्तों। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है, दारुल इस्लाम। ये दोस्तों पूरे दोस्तों मतलब कि ये कहिए कि पूरा चाहता था कि पूरा दुनिया ही इस्लाम बन जाए। तो दारुल इस्लाम दोस्तों इसका जिहाद का क्या था अर्थ था दोस्तों। ये कट्टर नहीं बोलते, कट्टर मुस्लिम दोस्तों उस प्रवृत्ति का व्यक्ति था ये आपका औरंगजेब। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो 1656 दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। तेग बहादुर जी इनके पिता थे, गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु थे। इसके बाद कोई सिख गुरु नहीं बनते हैं। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था दोस्तों, ये क्या था, तो ये लोक आचरण अधिकारी था। जो लोक आचरण अधिकारी था उसे मुगल का प्रशासन में तो मुहतसिब दोस्तों कहा जाता था। आगे हमारा प्रश्न है कि मुगल काल में मदद ए मासा इंगित करता है। मदद ए मास किसे इंगित करता है दोस्तों, तो ये विद्वानों द्वारा विद्वानों को जो राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि था, मतलब जो विद्वान थे उनको भूमि दिया था जिस पर किस तरह कोई दोस्तों क्या करना है, टैक्स नहीं लेना है। तो उसे हम लोग मदद ए मास दोस्तों कहते हैं। सरयुगल भी दोस्तों जो कहा था, सरयुगाल भी, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो मयूर सिंहासन के बारे में बता देना चाहते हैं कि इसको बनाने का काम किया था ये शाहजहां दोस्तों। ये मयूर सिंहासन दोस्तों बनाया था। अगर बोलेगा प्रथम शासक कौन था सिंहासन मयूर सिंहासन बैठे वाला, तो शाहजहां हो जाएगा। और अंतिम बोलेगा तो मोहम्मद शाह रंगीला दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम था। इसी के समय में दोस्तों करनाल का युद्ध होता है किसके बीच में, तो नादिर शाह, 1549 की बात हो रही है। तो 1549 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच युद्ध होता है। उसमें नादिर शाह क्या करता है, गिलानी आक्रमणकारी रहता है जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित करता है। और यहाँ पर लगभग 5 करोड़ रुपया हो गया, मयूर सिंहासन हो गया, कोहिनूर हीरा तो सब लेकर के चला जाता है दोस्तों। आगे देखिए, यही बता रहे थे नादिर शाह का आक्रमण। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न, ये हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो कौन था दोस्तों, ये शाह आलम द्वितीय थे। कौन, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय वही जो आपके बक्सर के दोस्तों युद्ध लड़ते हैं किससे, तो अंग्रेजों को दोस्तों, वही है। तो इसी का दोस्तों एक क्या था, वजीर था जिसको दिल्ली में इनको दिल्ली में दोस्तों मतलब दाखिल होने प्रवेश होने दिया था दोस्तों, याद रखिएगा ये प्रश्न।
इनको दोस्तों वास्तविक नाम इनका अली गौहर था। यही फतरपुर चौखट में आपका जो बक्सर का जो होता है, जो त्रिकुट बनता है दोस्तों, उसमें ये भी शामिल रहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्या होता है, ये जो आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उससे खत्म होता है। उसके बाद हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास बचता है। इसमें आपको लगभग 400-450 दोस्तों क्वेश्चन है। इसको 2 पार्ट में हम कंप्लीट आपको दोस्तों करा देंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चाहिए तो बोल दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी दोस्तों फायदा हो। और जैसा बताएं कि 1 अगस्त की कहानी आज से दोस्तों, आज से टेलीग्राम चैनल का हम दोस्तों लिंक आपको दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में दोस्तों। 1 अगस्त याद रखिएगा, 1 अगस्त 2025 दोस्तों। तो यही आज से शुरू होगा आपका सिलेबस पूरा करने का दोस्तों। जो ये जो कैसे सिलेबस पूरा करना है वो सारी बातें दोस्तों हम अपने टेलीग्राम पर डाल चुके हैं। तो वहाँ पर डे बाय डे दोस्तों आपको टारगेट मिलेगा, उसको पूरा करना है। डेली रात को 9 बजे अपना क्या करना है दोस्तों, क्यूज देना है। क्वेश्चन देख करके दोस्तों आपका मिजाज खुश हो जाएगा, नहीं बोलते हैं बहुत ही खुश हुए, प्रसन्न हो गए, उस तरह का दोस्तों होगा वो। बिल्कुल प्रश्न होगा बिल्कुल हटकर होगा। एक भी प्रश्न ऐसा दोस्तों नहीं होगा जो आपको पसंद ना आए दोस्तों। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपका समझ से बाहर भी जा सकते हैं, जो दोस्तों आप अगर ऑनलाइन पढ़ते होंगे तो वहाँ से बाहर जाएंगे। लेकिन हम आपको जो क्लास दे रहे हैं वो दोस्तों आपका वीडियो क्लास रहेगा, पीडीएफ होगा, एमसीक्यू पीडीएफ भी होगा दोस्तों, और आपका डेली क्यूज होगा। तो ये 1 अगस्त आज ही है, जुड़ जाइएगा जल्दी से जल्दी दोस्तों, और उसका लाभ उठाइएगा क्योंकि ये फ्री एंड कॉफ है। यही काम आप दूसरी जगह पर जाइएगा करने के लिए दोस्तों, आपसे पैसा लेगा 100 रुपया, 200, 250, 200 इस तरह से लेगा। उसके बाद दोस्तों वही काम आपको करवाएगा, वो ज़्यादा आपको कुछ करेगा नहीं। बस जैसा है चल रहा है चलने दे, 1 सप्ताह 10 दिन लेगा, फिर अपना उसी तरह से पैटर्न पर दोस्तों आ जाएगा। तो अगर आप अच्छे पे करना चाहते हैं, सभी दोस्तों कंटेंट आपको हम देंगे, नहीं कि आपको हम बोल दिए कि नहीं भाई तो अपना अपने तरीके से कर लो, नहीं, बिल्कुल हम अपना कंटेंट आपको देंगे, हम देंगे अपना पीडीएफ बना के आपको देंगे, और आपको वीडियो क्लास भी दोस्तों देंगे। बस खाली आपको मेहनत करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी मन लगा के पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।